आज से मैं रिवीजन लेक्चर डालने जा रहा हूँ सीए इंटरमीडिएट के लिए एंड आईपीसी वाले बच्चों के लिए। रिवीजन लेक्चर होगा एक तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको आईपीसी वाले बच्चे कॉस्टिंग बोलते थे, एंड सेकेंड वन इन एफएम एंड इको। एफएम वाली जो पोर्शन है वो भी पुराने वाले बच्चों के लिए रिलेवेंट है, ठीक है। एक इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जो होगा वो सिर्फ न्यू वाले बच्चों के लिए होगा। जो भी लेक्चर जो पर्टिकुलरली मैं किसी टॉपिक पे बना रहा हूँ जो न्यू बच्चों के लिए है या ओल्ड बच्चों के लिए है, वहाँ पे मैं लिख दूंगा कि वो आईपीसी वाले बच्चों का है या फिर इंटरमीडिएट वाले बच्चों का है, ठीक है। चलो, रिवीजन करने से पहले सबसे पहले तो मैं कॉस्टिंग से उठाता हूँ, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। और उससे पहले देखते हैं कि एग्जाम में किस पैटर्न पे, मतलब कितने मार्क्स का कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक। चलो, जो कॉस्टिंग आपका पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है ना। 100 मार्क्स आता है एग्जाम में। 120 मार्क्स के 20 नंबर का एक क्वेश्चन ऑप्शनल होगा, एक क्वेश्चन कोई भी छोड़ सकते हैं एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। यानी कि आपको टोटल कितना क्वेश्चन होगा, तो टोटल 6 क्वेश्चन होगा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंपलसरी है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है, जिसमें 5 क्वेश्चन हुए, ठीक है, इसमें से कोई आपको 4 क्वेश्चन करना है। 2 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब डिवाइड जनरली होता है ए और बी में 10-10 मार्क्स ईच, यानी कि हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये भी 20 मार्क्स का है, इसमें 4 क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स ईच, हो गया 20 मार्क्स का। यहाँ से जो 5 क्वेश्चन करने हैं आपको 2 से लेके 6 के बीच में, मतलब एक क्वेश्चन आप ऑप्शनल में छोड़ सकते हो, वो भी 5 क्वेश्चन कैसा है, तो 20 मार्क्स ईच, ठीक। तो हो गए ये, सॉरी, 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, 80 मार्क्स के हो गए ये, और हो जाता है टोटल आपको 100 मार्क्स का पेपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो थ्योरी का क्वेश्चन होगा, और थ्योरी भी एकदम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी। देखो, जैसे कि जो भी थ्योरी आता है चैप्टर 1 से, तो चैप्टर 1 कम्प्लीटली थ्योरी चैप्टर है, तो वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बचा हुआ जो 2-3 क्वेश्चन आएगा आपको, वो एकदम आपकी जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिकल चैप्टर स्ट्रांगली पढ़ते हैं तो थ्योरी ऑटोमेटिक हो जाएगा थोड़ी सी एफर्ट लगा के, ठीक है। चलो, अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे। पहला जो चैप्टर है वो है चैप्टर मार्जिनल। मार्जिनल से हम लोग रिवीजन लेक्चर को शुरू करेंगे, ठीक। मार्जिनल चैप्टर है, वेटेज क्या है इस चैप्टर का, तो वेटेज है 5 to 10 मार्क्स। जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पुराने वाले जो आईपीसी वाले बच्चे हैं उनको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे 10 मार्क्स का नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1 तो 20 का उनका भी होता है, पर क्वेश्चन नंबर 2 से 16 मार्क्स के उनको क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन, ठीक। चलो, मार्जिनल का जो रिवीजन लेक्चर है मार्जिनल कॉस्टिंग का। अब मार्जिनल कॉस्टिंग समझने से पहले मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंस थोड़ा समझते हैं, ठीक। फिर डिटेल में मैं बताऊंगा मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। चलो, देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना रखा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिनल में भी एंड ऑब्जर्प्शन में भी। डिफरेंस में आपको ये स्टेटमेंट नहीं बनाना, ये मैंने आपके समझने के लिए बना रखा है बस। मार्जिनल में क्या है कि सेल है, पहले वेरिएबल कॉस्ट घटा, ठीक, वेरिएबल कॉस्ट को मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट भी लिखा है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन आया, और फिक्स कॉस्ट घटा, फिक्स कॉस्ट को मैंने क्या लिखा है कि पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं इसको। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी। वही ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में आप देखोगे तो सेल्स में से मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या घटाया, प्रोडक्ट कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल दोनों, टोटल कॉस्ट, और सीधा प्रॉफिट निकाल दिया है। ये पहला डिफरेंस जो है, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, यही मेन मूल सिद्धांत है मार्जिनल एंड ऑब्जर्प्शन का डिफरेंस। मार्जिनल जो है वो कहता है कि फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है, इसको प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं मानेंगे, प्रोडक्ट के कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, इसीलिए प्रोडक्ट के कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल घटाया मैंने, जो आया उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद पीरियड कॉस्ट घटाया जाता है। पर जो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग है वो फिक्स कॉस्ट को भी प्रोडक्ट का कॉस्ट में लेता है, फिक्स कॉस्ट को भी कहता है ये भी पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक।
तो ये डिफरेंस पहला हो जाएगा। ये पीरियड कॉस्ट है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या आता है मार्जिनल में, सेकंड डिफरेंस में आप लिख सकते हो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, उसमें टोटल कॉस्ट आता है। ठीक। थर्ड जो यहाँ पे मैंने लिखा है डिसीजन मेकिंग में मार्जिनल, इट इज रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो चलो एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लो आपका कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट बनाने का, और प्रेजेंटली आप कितना बना रहे हो, प्रेजेंटली आप बना रहे हो 70,000 यूनिट, यानी कि आपके पास स्पेयर कैपेसिटी पड़ा है 30,000 यूनिट का। आप 30,000 यूनिट अभी और बना सकते हो। ठीक। ये जो प्रेजेंट आप बना रहे हो 70,000 यूनिट, इसमें आपको फिक्स कॉस्ट लगते हैं 2 लाख रुपीज। अब मान लो ये जो स्पेयर कैपेसिटी है 30,000 यूनिट, आपके पास एक ऑर्डर आता है किसी कस्टमर का जिसमें उसको 10,000 यूनिट्स चाहिए। बताओ 10,000 यूनिट्स हम बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं 10,000 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो 30,000 यूनिट का स्पेयर कैपेसिटी पड़ा है ना। 30,000 यूनिट अभी हम और बना सकते हैं, और 10,000 यूनिट तो बना ही सकते हैं। ठीक। इसमें आपको वेरिएबल कॉस्ट लगेगा सपोज 80,000, एंड जो ऑफर प्राइस है वो कस्टमर जो आपको दे रहा है वो 1 लाख दे रहा है। पर अगर फिक्स कॉस्ट इस पे बांटोगे तो 30,000 होता है। फॉर एग्जाम्पल फिक्स कॉस्ट आप बांटते हो तो 30,000 होता है। अब देखो वैसे आप ऑब्जर्प्शन के हिसाब से चलोगे तो कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट, वेरिएबल प्लस फिक्स 1,10,000, और ऑफर प्राइस कितना है 1 लाख। तो आप ऑफर रिजेक्ट कर दोगे, बोलोगे कि मैं तो महंगा बना रहा हूँ 1,10,000 का बना रहा हूँ। और मार्जिनल कहता है, क्या कहता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेना है, यानी कि सिर्फ ये 80,000 लेना है, फिक्स कॉस्ट को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो तुम ये बनाओ या ना बनाओ तब भी ये 2 लाख इनकर्ड होगा। ये 30,000 क्या है, इसी 2 लाख का तो हिस्सा है जो इस पे बांटा गया है। वो आप ऑर्डर एक्सेप्ट करो या ना करो वो 2 लाख तो होना ही है। ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट कहता है कि 80,000 आपका, सॉरी मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि 80,000 आपका वेरिएबल कॉस्ट है, ऑफर प्राइस उससे ज्यादा है, यानी कि 20%, 20,000 जो है ना, ये है आपका रियल कंट्रीब्यूशन, रियल अर्निंग फ्रॉम दैट ऑफर। तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट के अनुसार ये डिसीजन एक्सेप्ट करना चाहिए, इसीलिए इसको डिसीजन मेकिंग कॉस्टिंग भी बोलते हैं। ऊपर मैंने लिख भी रखा है कि इसको डिसीजन मेकिंग कॉस्टिंग बोलते हैं, हेडिंग पे अगर आप ध्यान देके देखोगे तो। ठीक है। अगला डिफरेंस देखो, इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का रियल अर्निंग कंट्रीब्यूशन है मार्जिनल के अनुसार, और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देते हैं, प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक। अगला डिफरेंस क्या है कि कहाँ पे ये यूज होता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है, प्राइस टू बी ऑफर्ड फॉर न्यू ऑफर, कि नया कोई ऑफर आएगा तो हम कितना प्राइस कोट करेंगे, कितना करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को हम अपना कॉस्ट मानते हैं। ठीक। तो वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा करेंगे, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करेंगे। ये कहाँ पे यूज होता है, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, रेगुलर प्रोडक्ट। मान लो जो चीज आप बना के बेच रहे हो, हमारे केस में 70,000 मेरा रेगुलर प्रोडक्ट था कि नहीं, यही बना के बेच रहा था, तो मुझे तो 2 लाख भी फिक्स कॉस्ट उसी को बेच के रिकवर करना है ना। तो मैं वो फिक्स कॉस्ट को पार्ट मानना चाहिए मुझे कॉस्ट का। तो इसीलिए रेगुलर प्रोडक्ट जो होता है उसको हम ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग उसमें लगाते हैं। ठीक। चलो डिफरेंस समझ में आया, आसान डिफरेंस है, और क्वेश्चन पूछेगा अगर इस चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन तो यही डिफरेंस पूछेगा। 4-5 पॉइंट आप लिख देना, 5 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। ठीक है। चलो अब आते हैं थोड़ा सा वेरियस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यहाँ पे है पीबी रेशियो, कंपोजिट पीबी रेशियो, ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कैश बीईपी, कंपोजिट बीईपी, रिवर्स कैलकुलेशन, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट इन डिफरेंस। देखो इस चैप्टर को ना आप 4 हिस्सों में बांट सकते हो। कैसे? पहले सिंपल 4 ही वेराइटी के क्वेश्चन आने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक तो वेरियस कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हम देखेंगे बीईपी होता है कुछ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, पीवी रेशियो होता है, कंपोजिट पीवी रेशियो होता है, कंपोजिट बीईपी भी होता है। कंपोजिट बीईपी में कंपोजिट पीवी रेशियो खुद ही देख लोगे आप, डिजायर्ड सेल। ठीक। एक तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। सेकेंड आता है कॉस्ट इन डिफरेंस, थर्ड इन डिफरेंस, थर्ड जो पॉइंट है
थर्ड है शट डाउन, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। शट डाउन इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आएगा, शट डाउन या इंडिपेंडेंस इन्हीं सब के साथ, जो पहला था ना वेरियस कंसेप्ट, इन्हीं सब के साथ मिक्स होके आएगा। एंड जो बड़ा है पोर्शन इसका, प्रॉफिट कैलकुलेशन अंडर मार्जिनल एंड ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग एंड देयर रिकॉन्सिलेशन। ये थोड़ा सा बड़ा है, पर इस पे अभी हम पढ़ेंगे रिवीजन लेक्चर में इसको भी, पर इसको थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उतना इंपॉर्टेंस मत देना, क्योंकि बहुत अटेम्प्ट हो गए, इससे क्वेश्चन पूछा नहीं है प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड रिकॉन्सिलेशन से। तो शुरू के जो तीन हैं, वेरियस कॉन्सेप्ट, कॉस्ट इंडिफरेंस दूसरा, थर्ड नंबर शट डाउन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन नॉलेज के लिए देखना है, क्वेश्चन पे आप हाथ मार लेना ऐसे ही टिक 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 करके। क्वेश्चन मैंने दे रखा है, हेडिंग वाइज क्वेश्चन दे रखा है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा ढूंढने में। चलो अब बारी बारी हम देखते हैं सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। पहला है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो का मतलब होता है, देखो अब मार्जिनल पढ़ रहे हो ना, तो मार्जिनल का जो स्टेटमेंट है, मार्जिनल का क्या स्टेटमेंट है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे क्योंकि वही प्रोडक्ट कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से पीरियड कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट घटाओगे तो प्रॉफिट आएगा। इसको ध्यान लेके चलना है, वो ऑब्जर्प्शन भूल जाओ, तो सिर्फ डिफरेंस के लिए पढ़ाया था, ऑब्जर्प्शन बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, ओवरहेड में मैं और डिटेल में बताऊंगा ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। पहला है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो का मतलब होता है सेल्स का कितना परसेंट आप कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो। अगर ये निकालना हो तो बड़ा आसान है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन ले रहे हो तो टोटल सेल्स कर लोगे, या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले रहे हो तो सेल प्राइस पर यूनिट ले लो, इंटू 100 कर दो तब भी निकल जाएगा, है ना। एक और फार्मूला है, ये ध्यान रखना है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इंटू 100, इसमें भी इंटू 100 कर सकते हो, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इंटू 100, ठीक। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पीवी रेशियो, ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है कि सेल्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। निकालना हो तो कंट्रीब्यूशन ऊपर में ले लो, सेल्स नीचे में ले लो, इंटू 100 कर दो, पर यूनिट भी ले सकते हो, ठीक। या फिर एक फॉर्मूला क्या है, 2 साल का डाटा दिया होगा, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो मैं दिखाऊंगा इस पे, बस आप फिलहाल याद रखो, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इंटू 100, ठीक। दूसरा है बीईपी। देखो टोटल सेल के दो हिस्से, एक होता है बीईपी, इतना अगर बीईपी है तो उससे ज्यादा वाले हिस्सा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बीईपी मतलब सेल्स का वो लेवल जहां पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे हो, यानी कि उतना सेल करने पे आप वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करोगे, फिक्स कॉस्ट डिडक्ट करोगे और आपके पास कुछ प्रॉफिट नहीं बचेगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता होगा। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाते तो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट जीरो करने के लिए कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट तो सेम होना चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट लिख सकता हूँ, और दूसरा मैं लिख सकता हूँ नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा सेल्स का लेवल है जहां पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, जीरो है प्रॉफिट, ठीक। इसको निकालने का तरीका, अब देखो यहीं पे कॉन्सेप्ट छुपा है, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, वो लेवल जहां पे आप कुछ नहीं कमा रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दोगे तो सेल्स यूनिट निकल जाएगा, बीईपी सेल्स यूनिट की इतना फिक्स कॉस्ट, अगर एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको पता है, फिक्स कॉस्ट टोटल में पता है, तो डिवाइड कर दोगे तो बीईपी यूनिट्स में आ जाएगा, ठीक। अगर रुपीज में निकालना है बीईपी तो फिक्स कॉस्ट को पीबी रेशियो से, पीबी रेशियो क्या है, बस सेल्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन, ये यही है ना। तो पीबी रेशियो से करोगे तो ये रुपीज में आएगा आंसर, ठीक। बीईपी को फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो इससे यूनिट में आता है आंसर, और उसी फिक्स कॉस्ट को जहां भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वहां पे आप पीबी रेशियो यूज करोगे तो रुपीज में देगा। बीईपी सेल्स ये रुपीज में आएगा, ये आंसर आएगा बीईपी सेल्स यूनिट में। देखो यूनिट को रुपीज में ट्रांसफॉर्म करने का, कन्वर्ट करने का एक और तरीका है, आप यूनिट में निकाल लो और सेल प्राइस से इंटू कर दो, बीईपी यूनिट इंटू सेल प्राइस करोगे तो बीईपी सेल रुपीज में आ जाएगा, सिंपल है। सेल्स यूनिट को सेल्स रुपीज वैल्यू, सेल्स वैल्यू में लेना हो तो इंटू करना पड़ेगा ना सेल प्राइस से, सिंपल। चलो इस फॉर्मूले से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हो, यानी कि अगर बीईपी दिया हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर ये डायग्राम यहाँ पे रहने देते हैं, इतना बीईपी है
तो इससे एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। हाँ, अगर बीईपी दिया हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हो, तो फिक्स कॉस्ट भी निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर फिक्स कॉस्ट दिया हो, पीबी रेशियो दिया हो, सॉरी फिक्स वो बीईपी दिया हो और पीबी रेशियो दिया हो, तो फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। बट पीबी रेशियो कब लगाएंगे? जब बीईपी रुपीज में दिया हो, क्योंकि ये फॉर्मूला तो रुपीज में आंसर देता है ना। ठीक है, चलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का तरीका। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि अगर बीईपी का कंट्रीब्यूशन से आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, पूरा फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लिया, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर लिया, तो यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी उससे ज्यादा जो सेल करोगे तो उसका वेरिएबल कॉस्ट तो काटोगे बनाने का, पर फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी रिकवर कर दिया है बीईपी ने, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? टोटल का टोटल प्रॉफिट होता है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे क्या आता है आंसर? यूनिट में आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल यूनिट में। या फिर आप रुपीज में निकालना चाहते हो तो जहां भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वहां पीवी रेशियो कर दोगे तो आंसर रुपीज में आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में अगर लेना हो तो। वैसे बताओ, अभी मैंने बताया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर यूनिट में है और रुपीज में कन्वर्ट करना हो तो कोई भी सेल्स यूनिट यूनिट में और रुपीज में कन्वर्ट करना हो तो सेल प्राइस से इंटू कर देना होगा। सेल प्राइस से इंटू कर दोगे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बीईपी मिलकर टोटल सेल बनता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल सेल में से बीईपी सेल घटा दिया तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। ठीक, ये जो भी दो तीन किस्म से है ना, सारे वेराइटीज आपको याद करना पड़ेगा, तभी तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई या क्वेश्चन में लगा पाओगे किस कंसेप्ट से क्वेश्चन को ब्रेक करके बनाना है। ठीक, उसके बाद आता है कैश बीईपी। कैश बीईपी मतलब बीईपी का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर बीईपी यूनिट में चाहिए तो, या फिर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो रुपीज में चाहिए तो। लेकिन कैश बीईपी के लिए क्या लेंगे? कैश फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में से जो नॉन कैश फिक्स कॉस्ट है जैसे कि डिप्रिसिएशन वगैरह वो घटा दोगे तो कैश फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। वही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लोगे या पीबी रेशियो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लोगे तो आपको क्या आंसर आएगा? यूनिट्स में। पीबी रेशियो लोगे तो रुपीज में। वैसे मान लो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिया, कैश बीईपी यूनिट में आया तो उसको रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इनटू सेल प्राइस करके, सिंपल। ऊपर आ जाओ, कभी कभी पूछता है रिक्वायर्ड सेल्स बताइए, आपको एक प्रॉफिट दे देगा कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए सेल्स कितना चाहिए, प्रॉफिट का फिगर दे देगा, तो डिजायर प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट जोड़ दोगे तो ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इतना कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो सेल्स यूनिट में आ जाएगा। या फिर पीबी रेशियो, जहां भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वहां पीबी रेशियो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पीबी रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है? कंट्रीब्यूशन को। तो पीबी रेशियो यूज करोगे तो ये सेल्स रुपीज में आ जाएगा, वैल्यू में सेल्स वैल्यू। ठीक, चलो अगला कंसेप्ट है कंपोजिट बीईपी। ये बढ़िया है। मान लो दो प्रोडक्ट है ए बी, दोनों प्रोडक्ट का अपना सेल प्राइस है। सेल प्राइस मान लो इसका 10, इसका 8, वेरिएबल कॉस्ट इसका 6, इसका 4, सेल्स यूनिट होगा कुछ, है ना, सेल्स वैल्यू हो जाएगा, यूनिट में सेल प्राइस इंटू कर दोगे। अब आपको निकालना है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है मान लो 1,00,000, बीपी निकालना है ए और बी का, पर ए और बी का फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है, फिक्स कॉस्ट टोटल कंबाइंड दिया है, पूरी फैक्ट्री का फिक्स कॉस्ट दिया है, और उस फैक्ट्री में दो बनता है, ए भी बनता है और बी भी बनता है। तो जब ए और बी का इंडिविजुअल फिक्स कॉस्ट नहीं है तो इंडिविजुअल बीपी ऐसे निकालना संभव नहीं है। तब कैसे निकालोगे? आप कंपोजिट बीपी निकालोगे, ए और बी दोनों का कंबाइंड और बांट दोगे। ठीक, कंपोजिट बीपी का फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट ले लो, जो मैं हमारे केस में ए और बी का दोनों का जोड़ के था 1,00,000, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, ग्रुप कंट्रीब्यूशन, ग्रुप मतलब कंबाइंड कंट्रीब्यूशन, ए और बी दोनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर पीबी रेशियो से डिवाइड कर रहे हो। देखो बीपी निकालने का दो फॉर्मूला है ना, एक तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दूसरा पीबी रेशियो। पीबी रेशियो ले रहे हो तो वो भी ए एंड बी दोनों का लोगे। अब देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ए और बी दोनों का कैसे निकलेगा? तो सिंपल, टोटल कंट्रीब्यूशन लेके टोटल कंट्रीब्यूशन को अगर सेल्स क्वांटिटी से ए और बी दोनों का, कंट्रीब्यूशन भी दोनों का, क्वांटिटी भी दोनों का, तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ए एंड बी बोथ का। वही मैंने किया है। कंट्रीब्यूशन ए और बी का कैसे लेंगे? ए का कंट्रीब्यूशन इंटू ए का सेल्स क्वांटिटी, बी का कंट्रीब्यूशन और बी का सेल्स क्वांटिटी
इंटू करोगे तो ये ए का टोटल कंट्रीब्यूशन, बी का टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई वेट वन, वेट टू। ये वेट का क्या मतलब है? वेट का मतलब सेल्स यूनिट, सेल्स का यूनिट का, ठीक है। टोटल यूनिट से डिवाइड कर दोगे अपने आप आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन देखेंगे अभी एक, आपको सारा पिक्चर खुद ही क्लियर हो जाएगा। वैसे ग्रुप पीवी रेशियो, ग्रुप पीवी रेशियो लेना हो तो ऐसे पीवी रेशियो ए का इंटू वेट प्लस पीवी रेशियो बी इंटू वेट, वेट वन प्लस वेट टू, जहाँ वेट वन वेट टू क्या है, जब भी पीवी रेशियो, देखो पीवी रेशियो वैल्यू में आंसर देता है ना, तो सेल्स वैल्यू लेना है ए का और बी का। वेट वन वेट टू क्या है, सेल्स वैल्यू ए का वेट वन, बी का वेट टू, ठीक। और पीवी रेशियो तो आप निकाल ही लोगे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स करके, ठीक है। और जब भी कंपोजिट बीईपी आ जाएगा तो आप डिवाइड करोगे कैसे? अगर कंपोजिट बीईपी आया यूनिट में, यूनिट में कब आएगा? जब नीचे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिए होंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि ये पहला वाला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो उसको डिवाइड करेंगे ए और बी में, कैसे? आप वेट क्या लिए थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए? सेल्स क्वांटिटी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो क्वांटिटी में इंटू करोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। तो डिवाइड भी करेंगे सेल्स क्वांटिटी वेट वन और वेट टू अनुसार। वैसे ही अगर रुपीज में आता है कंपोजिट बीईपी, तो ए और बी में कैसे डिवाइड करेंगे? वेट अनुसार। वेट क्या लिए थे रुपीज में निकालने के लिए, यानी कि पीवी रेशियो में निकालने के लिए? सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू का वेट लिए थे, ठीक। आराम से अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बताऊं आपको कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो चलो नोटपैड में एक एग्जांपल करते हैं इसमें, ठीक है। मान लो ए है, बी है, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट 10, 6, 8, 4, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 4, इसका भी 4। मान लो सेल्स क्वांटिटी है इसका 20,000, इसका 30,000, तो सेल्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 लाख, 8 का 24, 2,40,000, ठीक है। फिक्स कॉस्ट मान लो दिया हुआ है 1 लाख, फॉर एग्जांपल ए एंड बी दोनों का, इंडिविजुअल फिक्स कॉस्ट नहीं है, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपोजिट बीईपी कैसे निकलता है? टोटल फिक्स कॉस्ट ए और बी दोनों का 1 लाख है, डिवाइड बाई, ताकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है ना, या फिर कंबाइंड पीवी रेशियो पर यूनिट, दो किस्म से निकलता है ना बीपी, एक तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, एक पीवी रेशियो से। अगर कंबाइंड कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, कंबाइंड कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, कंबाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ए और बी का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन कैसे लेंगे? देखो, ए का 4 रुपया कंट्रीब्यूशन है, इंटू 20,000 कर दोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, प्लस बी का कितना है 4 रुपीज, इंटू 30,000 कर दोगे टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो, 20 प्लस 30 50,000 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर दोगे इससे। वैसे ही कंबाइंड पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखो, पीवी रेशियो अगर देखते हैं, ए का पीवी रेशियो कितना है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई 40% और बी का 50%। पीवी रेशियो देखो, ए का 40% है, पीवी रेशियो किस पे अप्लाई करेंगे? सेल्स वैल्यू पे। यहाँ पे यूनिट लिया था, कंट्रीब्यूशन था तो, और यहाँ पे पीवी रेशियो है तो सेल्स वैल्यू लेंगे। सेल्स वैल्यू कितना है? 2 लाख, प्लस उसका 50% है, कितना है? 2,40,000, डिवाइड बाई 4,40,000। जो भी आएगा वाट एवर, मान लो जो भी आ रहा है, मैं बी लिख देता हूँ, इसको ए लिख देता हूँ, जो भी आ रहा है कंबाइंड पीवी रेशियो, इससे यहाँ पे ले जाके डिवाइड करोगे, ठीक है। और जो भी कंबाइंड कंट्रीब्यूशन आएगा, कंबाइंड बीईपी आएगा, उसको बांट दोगे ए और बी में। अगर कंट्रीब्यूशन लेके किया था तो ये यूनिट इस 20,000 30,000 के रेशियो में बांटोगे। अगर पीबी रेशियो लेके किया था, पीबी रेशियो जो ये आएगा फिगर, तो 2 लाख एंड 2,40,000 के रेशियो में बांटोगे, ठीक है। चलो।
एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगर दो लेवल पे, कोई भी दो लेवल पे, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी है 4000, 5000, टोटल कॉस्ट दिया हो 4000 पे मान लो 1 लाख है, 5000 पे 1.5 लाख है। अगर कोई भी दो लेवल पे टोटल कॉस्ट दिया हो तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल सकते हैं चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन टोटल कॉस्ट, 1.5 लाख में से 1 लाख घटाओगे कितना आएगा, 50,000। चेंज इन कंट्रीब्यूशन, 5,000 में से 4,000 घटाओगे 1,000, 50 रुपीज। ठीक, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप निकाल सकते हो किसी भी दो लेवल पे अगर टोटल कॉस्ट दिया हो तो। और जब वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, वेरी सिंपल, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। मान लो मैं 4,000 लेवल पे देखता हूँ, टोटल कॉस्ट कितना है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना है देखो, पर यूनिट है 50,000, तो 4,000 इंटू सॉरी पर यूनिट है 50, 4,000 इंटू 50 करोगे आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस। चलो, इतना जो कॉन्सेप्ट देखा ये मार्जिनल कॉस्टिंग का, इस पे थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर आएंगे कॉस्ट इन डिफरेंस एंड शट डाउन पॉइंट पे। थोड़ा इस पे क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये है स्टडी मैट का 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने दे दिया है, बुक को एकदम सिस्टमेटिक डिजाइन किया हुआ है कि स्मॉल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। फिर आप नीचे आओगे तो आपको दिखेगा यूनिक क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन जब खत्म होगा तब दिखेगा कॉस्ट इन डिफरेंस एंड शट डाउन का अलग से क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, ये रहा कॉस्ट इन डिफरेंस एंड शट डाउन, और उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन का अलग से हेडिंग वाइज बना है। और जो भी हेडिंग है उसके अंदर सबसे पहले स्टडी मैट का क्वेश्चन है, फिर टेस्ट योर नॉलेज से उससे रिलेटेड, फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चन, और आरटीपी और पुराने जो यूनिक क्वेश्चन है वो मैं एडिशनल क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करके दिया हूँ। कुछ क्वेश्चन पे चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका पढ़ा हुआ अप्लाई करके। MNP सोल्ड दिस मच यूनिट, ये यूनिट है। ठीक है, ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट दिस मच, तो सेल प्राइस कितना दिया है 37.5, वेरिएबल कॉस्ट आर 17.5 पर यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग जिसमें 14 है और सेलिंग दिस मच है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट लोगे 17.5। तो बताओ कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट घटाओगे तो कंट्रीब्यूशन आता है, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 20 रुपीज। ठीक है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्मली इंकर्ड होगा करके 35 लाख। ठीक है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन तो कैश फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल 35 में से 15 लाख डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो कैश फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 20 लाख। देर इज नो बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री, कोई बात नहीं। कहता है कि बताइए ब्रेक इवन लेवल ऑफ सेल एंड कैश ब्रेक इवन, ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। फिक्स कॉस्ट दिया है 35 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20,000, कर लोगे आप। सेकेंड, कैश ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है, तो कैश ब्रेक इवन का फॉर्मूला है कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैश फिक्स कॉस्ट कितना है देखो, 35 लाख में से डिप्रिसिएशन अगर 15 लाख हटा दोगे तो कैश फिक्स कॉस्ट बचेगा 20 लाख, तो 20 लाख डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 आ जाएगा। ठीक है, चलो वैसे ही नीचे आते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं बीईपी का। 3 प्रोडक्ट है, चलो 3 प्रोडक्ट है, तीनों का सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, टोटल में भी दिया है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का नहीं दिया है। और पूछा है बताइए बीईपी बताइए, फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वैसे ही आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है इलस्ट्रेशन, लेकिन वहाँ ग्राफिकल मेथड से किया है। हम लोग जो कर रहे थे उस मेथड से सिंपली देखते हैं क्या होता है। चलो, कंपोजिट बीईपी के लिए आप क्या पढ़े हो कि टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल कंट्रीब्यूशन, जिसको कंबाइंड कंट्रीब्यूशन बोलता हूँ, पर यूनिट, या फिर कंबाइंड पीवी रेशियो, है ना।
अब पर यूनिट टोटल फिक्स कॉस्ट तो यहाँ दिया हुआ है 5000, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं दिया है एबीसी का, बट टोटल में कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे। बता दो एबीसी का टोटल सेल इतना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इतना है, तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा यहाँ से 18750 माइनस 11250, ये आता है 7500। ठीक है, ये आ गया कंट्रीब्यूशन, कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है ना। तो आप सबसे बढ़िया है पीबी रेशियो निकाल लो, वो कंबाइंड पीबी रेशियो, टोटल कंट्रीब्यूशन लोगे डिवाइड बाय टोटल सेल्स लोगे, पीबी रेशियो आ जाएगा 18,7 से 50, यह आया 40% है ना, 40% से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 5000 डिवाइड बाई 0.4, 12,500 से। 12,500 से देखो कंपोजिट बीईपी का मतलब ए बी सी तीनों का मिला के सेल्स, कंपोजिट सेल्स बीईपी ये है 12,500 से। अब इसको अगर ए बी सी में डिवाइड करना हो उनके इंडिविजुअल ब्रेक इवन के लिए तो किस रेशियो में डिवाइड करोगे? देखो पीबी रेशियो जब यूज होता है ना तो आंसर वैल्यू में रुपीज में आता है ना, और उसको किस वेट में बांटते हैं तो सेल्स वैल्यू के वेट में, यही मैंने बताया था वहां पे। अगर आप वापस आके देखोगे कंसेप्ट को, अगर हम कंसेप्ट पे वापस आते हैं, एक सेकेंड तो मैं याद दिला दूं। अगर पीबी रेशियो यूज करते हैं इस पे, अगर हम मिटो इसको, अगर पीबी रेशियो यूज करते हैं तो जो भी कंपोजिट बीईपी आएगा उसको कैसे बांटेंगे? तो वेट 1 वेट 2 के अनुसार, और वो क्या होगा? सेल्स वैल्यू का वेट, यही बताया था मैंने। तो यहाँ पे आप सेल्स वैल्यू के वेट अनुसार, सॉरी क्वेश्चन कहाँ गया, सेल्स वैल्यू के वेट अनुसार बांट सकते हो। यानी कि 12,500 है, अगर ए का निकालना हो 12,500 टोटल है, ए का कितना होगा सेल्स वैल्यू 7,500 डिवाइड बाई टोटल सेल 18,7 से 50, ए का आ जाएगा। वैसे ही बी और सी का कर दोगे। ठीक, चलो यहाँ पे आ जाओ। एक क्वेश्चन ये है, अच्छा है। एक मैंने बताया था आपको कि ब्रेक इवन का ये भी सॉरी वो पीबी रेशियो का ये फॉर्मूला है, एक चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स। देखो 2 साल का प्रॉफिट दिया है, 2 साल का सेल्स भी दिया है, तो आप इससे पीबी रेशियो निकाल लोगे, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल करके पीबी रेशियो आ जाएगा। ब्रेक इवन, ब्रेक इवन कैसे निकलेगा? सेल्स में पीबी रेशियो इंटू कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, माइनस कर दोगे फिक्स कॉस्ट। वैसे हमें पूछा क्या है? ब्रेक इवन, सॉरी ब्रेक इवन पूछा है, तो माइनस कर दोगे अगर आप प्रॉफिट तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, किसी भी साल का ले लो, 2009 का ही ले लो क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो दोनों साल में सेम होगा ना। फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, एक बार फिक्स कॉस्ट आ गया तो ब्रेक इवन आप निकाल सकते हो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीबी रेशियो करोगे ब्रेक इवन आ जाएगा रुपीज में। ठीक, उसके बाद प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर दिस मच, सेल्स इतना है तो प्रॉफिट कितना होगा? देखो सेल्स दिया है, इसमें पीबी रेशियो इनटू करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट पॉइंट नंबर 2 में निकाला ही है तो माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स बताइए टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 12,000 होगा, 12,000। ये डिजायर सेल्स का क्वेश्चन है, डिजायर सेल्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? डिजायर प्रॉफिट ले लो कितना कमाना है प्लस फिक्स कॉस्ट ले लो, फिक्स कॉस्ट पॉइंट नंबर 2 में निकाले होगे डिवाइड बाई, अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हो तो यूनिट में आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना यहाँ पे संभव नहीं है तो हम आराम से पीबी रेशियो से कर देंगे। पॉइंट नंबर 1 में पीबी रेशियो निकाल रखा है तो ये किस में आ जाएगा? वैल्यू रुपीज में आ जाएगा आंसर। ठीक है, सेल्स वैल्यू में आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल सेल्स अगर आपको मालूम हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसे निकाल लो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इजकल टू प्रॉफिट 2009 का जो भी है ये 9 का डिवाइड बाई पीबी रेशियो कर दोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कंसेप्ट सारे याद है ना तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ये मैंने आंसर यहाँ पे लिख रखा है, कितना आएगा बनाते हैं कैसे।
देखो दो लेवल पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी 4000 और एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है 3.75। वैसे क्वांटिटी अगर 5000 है तो एवरेज कॉस्ट दिया है 3.5। एवरेज कॉस्ट मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज कॉस्ट आता है, ठीक। अब एवरेज कॉस्ट कैसे आता है, तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, तो इसको इधर ले जाके इनटू कर दो, टोटल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, है ना। तो एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से इनटू करोगे टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब 4000 इंटू 3.75 करोगे 15000 आता है। 5000 इंटू 3.5 करोगे 17500 आता है, ठीक। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। एक मैंने फॉर्मूला अभी बताया था ऊपर, याद करो कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी। यानी कि 17500 माइनस 15000 डिवाइड बाई 5000 माइनस 1000। फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो फिक्स कॉस्ट निकलेगा किसी भी एक लेवल पे ले लो, 5000 पे ले लो, 4000 पे, किसी पे भी। टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आ जाएगा 5000 लेवल पे अगर टोटल कॉस्ट कितना है 17500, वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 5000 यूनिट है, इनटू वेरिएबल कॉस्ट अगर पर यूनिट आप बनाओगे यहाँ पे तो आएगा 2.5। 2.5 से इंटू कर दोगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। अगला क्या पूछ रहा है, थर्ड में पूछा है प्रॉफिट पीवी रेशियो बताइए, बीपी अगर इतना है तो। पीवी रेशियो बताइए अगर बीईपी इतना है तो, बताओ बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है, बीईपी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई। अब देखो बीईपी यूनिट में है ना, तो यूनिट वाला बताओ, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखो बीईपी 6000 दिया है, बीईपी 6000 दिया है, फिक्स कॉस्ट ऊपर पॉइंट नंबर 2 से आप निकाल चुके हो 5000। अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना हो तो ये इधर ले जाओ और 6000 को नीचे लेके आ जाओ। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे मैंने निकाल रखा है, वैसे आप कर लो 5000 डिवाइड बाई 6000, 0.833 करके आ रहा है, ठीक। कंट्रीब्यूशन आ गया, वेरिएबल कॉस्ट है तो बताओ सेल प्राइस आ जाएगा, बिल्कुल। वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन जोड़ के पीवी रेशियो आ जाएगा, पीवी रेशियो आएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल प्राइस। कंट्रीब्यूशन ये रहा, सेल प्राइस यहाँ निकालोगे कर लोगे, ठीक। आसान है, अगर आपको सारा याद है कॉन्सेप्ट तो इजीली बन जाएगा क्वेश्चन। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन बता देता हूँ, कराना तो सारा क्वेश्चन संभव नहीं है, मैं कोशिश करूंगा शॉर्टकट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करवा दूं। 10 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए विच इज सोल्ड इन द मार्केट ऑफ सेल प्राइस 45, ठीक है, पर यूनिट। द कंपनी हैज कैपेसिटी 40,000 प्रोड्यूस करने का, बजटेड 2018-19 में था, सेल्स 30,000। देखो कैपेसिटी कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितने पे ऑपरेट कर रहे हो, सारे आपके वेरिएबल कॉस्ट सारे जो भी है उस पे लगने हैं, ठीक। तो 30,000 आपका क्वांटिटी है फिलहाल के लिए। चलो ये क्या दिया है कॉस्ट पर यूनिट में, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड, तो यानी कि टोटल ये वेरिएबल कॉस्ट दिया है, कितना आ जाएगा 9 + 6 + 12 27। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 45 में से 27 आप घटा दो 18 आ जाएगा, है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल सेल्स भी हमें मालूम है कैसे, 30,000 यूनिट है, अब 45 रुपीज सेल प्राइस है, 30,000 इंटू 45 13,50,000। बताओ अगर बीईपी निकालना हो तो बीईपी रुपीज में 13,50,000 टोटल सेल है, जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 4,12,500 है, तो इसमें 4,12,500 आप घटा दोगे तो बचा हुआ 937,500 क्या है बीपी है, ठीक। इतना क्वेश्चन को हमने ब्रेक कर लिया, देखते हैं क्या पूछा है। पहले हम पूछा है फिक्स कॉस्ट बताइए, बीपी बताइए, बीपी यहाँ पे निकाल दिया मैंने। अगर बीपी यूनिट में पूछता तो देखो बीपी रुपीज में है ना, अगर इसी को यूनिट में कन्वर्ट कर लो आप, बीपी यूनिट में अगर निकालना हो तो 937,500, देखो यूनिट को रुपीज में ले जाने के लिए सेल प्राइस इनटू करते हो, तो रुपीज को सेल्स रुपीज में दिया है और सेल्स यूनिट में चाहिए, तो सेल प्राइस से डिवाइड करना है, सिंपली डिवाइड कर दोगे 45 से तो बीईपी यूनिट में भी आ जाएगा,
कितना आएगा 2833.33। ठीक, आप 833 बस लिख दो ना, कोई नहीं। उसके बाद पूछा है फिक्स कॉस्ट। देखो जब बीईपी आपको पता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, तो आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो। ठीक, फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे? देखो बीईपी का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो बीईपी कौन सा लोगे? यूनिट वाला, है ना, बीईपी यूनिट वाला। फिक्स कॉस्ट आपको निकालना है, कंट्रीब्यूशन पता है 18 रुपया, और बीईपी यूनिट में अभी ये मैंने निकाल के बताया, आराम से निकल जाएगा। ठीक, कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सेल टू अर्न प्रॉफिट 20% ऑन सेल। मान लो मैं सेल्स मानता हूँ एक्स यूनिट, तो देखो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 18 रुपीज है कंट्रीब्यूशन, 18x। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा दूंगा, फिक्स कॉस्ट यहाँ पॉइंट नंबर अभी 1 में फिक्स कॉस्ट मैंने निकालने को बताया, कितना आएगा फिक्स कॉस्ट देखते हैं। फिक्स कॉस्ट है 3,75,000। आप निकाल लेना ऐसे, यहाँ पे जैसे बताया है। देखो सारा चीज तो बना के संभव नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी लेक्चर हो जाएगी, ये रिवीजन लेक्चर है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा दोगे, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा दोगे तो क्या आता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना लेना है? प्रॉफिट लेना है सर 20%, सॉरी 20% ऑन सेल। सेल कितना है? टोटल सेल है, अगर पर एक्स यूनिट है और सेल प्राइस 45 है, तो टोटल सेल कितना हो जाएगा? टोटल सेल हो जाएगा 45x। 45x का 20% कितना होगा? 9x, है ना। अब आराम से आप इक्वेशन बना लो, ये इधर आके घट जाएगा, x इजकल टू 375 डिवाइड बाई 9, इतना यूनिट सेल करना पड़ेगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ द मैनेजमेंट विलिंग टू इन्वेस्ट 10 लाख एंड एक्सपेक्टेड टू रिटर्न 20,000। अब देखो 10 लाख का 20,000 कितना होता है? 2 लाख रिटर्न चाहिए मैनेजमेंट को। बताइए कितना यूनिट बेचना पड़ेगा? डिजायर सेल कैसे निकलता है? डिजायर सेल, सर डिजायर सेल निकलता है, जितना ही प्रॉफिट कमाना है वो ले लो, डिजायर प्रॉफिट, उसमें फिक्स कॉस्ट जोड़ दो डिजायर प्रॉफिट में, और आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट में आ जाएगा, या फिर पीबी रेशियो से डिवाइड कर दोगे तो रुपीज में आ जाएगा। डिजायर प्रॉफिट 2 लाख ले लोगे, फिक्स कॉस्ट ऊपर आपने निकाला है 375, 3,75,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको पता ही है 18 रुपीज, आराम से निकल जाएगा। ठीक, कहता है अगर मैनेजमेंट एक्सपेक्ट एडिशनल सेल इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस टू 45। देखो सेलिंग प्राइस अगर 45 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा क्योंकि यूनिट तो उतना ही है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा, तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन भी 1 रुपीज से घट जाएगा। तो नया कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? अगर मान लो सेल प्राइस 44 हो गया, वेरिएबल कॉस्ट वही 27 ही है, कितना था 27, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा? 17, है ना। नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये हो जाएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अचीव सेम प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? ऊपर जो पॉइंट नंबर थ्री में 2 लाख प्रॉफिट था ना, तो लिखोगे डिजायर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट ऊपर आया है 375, लिख ही लो ना 375, कोई नहीं, 375 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 17, या फिर पीबी रेशियो भी आप कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दो, आसान होगा, यूनिट में आ जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, मैं ब्रेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 1500 यूनिट सोल हो रहा है 1800 रुपीज, ठीक है, टोटल 27 लाख आया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड में देखो 40% फिक्स है, तो फिक्स का इसका 40% करोगी तो ये आएगा 40%, बचा हुआ 60% वेरिएबल है। अब जैसे सेल बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा जितना, तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज होता है सेल्स लेवल से, यानी कि मटेरियल, लेबर और ये जो वेरिएबल ओवरहेड है ना 7,18,000, ये बढ़ेगा घटेगा सेल के अनुसार, पर फिक्स वाला फिक्स रहेगा। पहले में कहता है इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाई 200, ऊपर सेलिंग प्राइस कितना है 18 से 200 से बढ़ा दोगे तो कितना आएगा रिवाइज सेलिंग प्राइस? तो सर रिवाइज सेलिंग प्राइस आएगा 2000, न्यू सेलिंग प्राइस लेना है 2000।
सेल्स विल कम डाउन टू 60% ऑफ एनुअल कैपेसिटी। हमारी कैपेसिटी कितनी है, ऊपर दिया है 2000, 2000 का 60% कितना होता है, 1200 है। यानी कि अब यूनिट आपको कितने लेने हैं, यूनिट लेना है 1200। बताइए व्हाट शुड बी इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में शुड द, सॉरी क्या लिखा है, शुड द कंपनी इंक्रीज सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस बढ़ाए कि नहीं। अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे, वरना नहीं बढ़ाएंगे, है ना। तो प्रॉफिट निकालोगे यूनिट 1200 का लेके, ठीक है। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे चेंज होगा। देखो 1200 यूनिट इंटू सेल प्राइस, नया वाला ले लिए, सेल हो गया। देखो मटेरियल कॉस्ट ये ऊपर जो है 594 200 है, ये कितने का है, 1500 का, तो 1200 का कितना। वैसे ही लेबर ये जो ऊपर दे रखा है ये 1500 का है, तो 1200 पे कितना। वेरिएबल ओवरहेड 60% वेरिएबल है ना टोटल, 60%, 60% कितना आता है, 7,18,000 ना। हाँ 7,18,000। अगर 1500 का है तो 1200 का कितना। और फिक्स तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, घटा लोगे। अगर प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज हो रही है, ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी बताओ कितना आ रही थी, 4,66,300। अब प्रॉफिट कितनी हो रही है, 5,17,200। तो प्रॉफिट में अगर इंक्रीज हो रही है तो यस, हम लोग ये जो इंक्रीज इन सेल प्राइस है उसको एक्सेप्ट करेंगे, मतलब करेंगे इंक्रीज। सेकेंड क्वेश्चन आसान है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि बताइए कंपनी अर्न करना चाहता है 20% प्रॉफिट सेल का, और एक और प्रोडक्ट आपको यूज करना पड़ेगा रेडीमेड जिसका कॉस्ट है 18। कैलकुलेट द सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। जब भी ऐसा देना कि प्रॉफिट कमाना है इतना सेल का, तो आप याद रखना ए कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, है ना। अब सेल्स यूनिट को मान लेना एक्स, ठीक, सेल्स यूनिट को मान लेना एक्स। यहाँ पे देखो कंट्रीब्यूशन के लिए अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाओ। ये ऊपर इंक्रीज डिक्रीज जो सेल प्राइस था वो नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन का सेल प्राइस कितना था, 1800। कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन 1800, है ना। वेरिएबल कॉस्ट घटाओगे, ये वैसे तो टोटल में 1500 से डिवाइड करोगे पर यूनिट आ जाएगा, वैसे ही लेबर 1500 से डिवाइड करोगे पर पीस आ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड 7,18,000 1500 से डिवाइड करोगे पर यूनिट आ जाएगा। सारा घटा दोगे सेल्स प्राइस में से, ये है ना आपका, ये है 1800 सेल्स प्राइस। इसमें से मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड घटा दोगे, और एक और नहीं है, एक और टिपिन करके यूज हो रहा है 18, वो भी घटा दोगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन। जो भी आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, उसको सेल्स यूनिट एक्स से इंटू करोगे। जैसे यहाँ पे देखो निकाल रखा है उसी चीज को, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाला है, सेल प्राइस में से मटेरियल घटाया है, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, और साथ में ये जो एक यूनिट एक्स्ट्रा यूज हो रहा है ना, उसको भी घटाने के बाद जो भी आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 लाख ये आया, 612 एक्स माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है अपने केस में, 478 से इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना लेना है, तो 20% लेना है किसका, सेल्स का। सेल्स कितना है, एक्स यूनिट मैंने माना है ना, और सेल प्राइस 1800 है, तो 1800 एक्स हो जाएगा टोटल सेल, उसका 20%। और ये इक्वेशन को सोल्व करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। जब भी ये बोले ना कि सेल्स का इतना परसेंट उतना परसेंट प्रॉफिट है, तो आपको इसी इक्वेशन में डालना है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ऑटोमेटिक क्वेश्चन ब्रेक होके आ जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। चलो दो कैपेसिटी है 100%, यानी कि 2000 यूनिट बनेगा, 75% कैपेसिटी पे इतना यूनिट बनेगा। दो किस्म का ओवरहेड दिया है, एक प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है जो कि कितना है, 3 रुपया पर यूनिट। अब बताओ टोटल निकालना हो तो 2000 इंटू 3 6000। वैसे ही अगर 15 से यूनिट बना रहे हो ना, तो 4 रुपया पर यूनिट, तो टोटल निकालना हो तो 15 से इंटू 4 6000। वैसे चलो प्रोडक्शन है ओवरहेड 2, ये दूसरा किस्म का ओवरहेड होगा। देखते हैं ये कितना आएगा टोटल में, 4000, 2000 इंटू 2 4000, और यहाँ पे कितना आएगा टोटल में, अगर 15 से यूनिट में 15 से इंटू 2 3000। देखो
फिक्स कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? जो हमेशा फिक्स रहेगा, लेवल ऑफ ऑपरेशन से उसको फर्क नहीं पड़ता, सेल बढ़े या घटे वो उतना ही रहेगा। देखो, अगर क्वांटिटी 1500 से 2000 पे आ रहे हैं तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल में सेम है, 6000 यहाँ भी है, 6000 यहाँ भी है, तो यानी कि ये क्या होगा, ये है फिक्स, है ना, फिक्स ओवरहेड। पर ये देखो 1500 यूनिट पे ये ओवरहेड जो था, ओवरहेड 2, प्रोडक्शन ओवरहेड 2 3000 लग रहा था टोटल में, पर वही 2000 यूनिट पे कितना लग रहा है, 4000। यानी कि जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, वेरिएबल। वेरिएबल का यही परिभाषा है, डेफिनेशन, जो कि जितना जितना आप सेल बढ़ाओगे, सेल्स की लेवल बढ़ाओगे, सेल्स की यूनिट बढ़ाओगे, उतना वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो ये बढ़ रहा है तो सेकेंड वाला वेरिएबल कॉस्ट होगा, है कि नहीं, वेरिएबल ओवरहेड। अब पूछा है कि बीईपी बताइए, इफ सेल में से डायरेक्ट मटेरियल लेबर घटा के सेल प्राइस में से मटेरियल का कॉस्ट और लेबर का कॉस्ट घटा दोगे तो 8 आएगा। ठीक, बीपी का फॉर्मूला बताओ। बीपी का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये दोनों ओवरहेड में से फिक्स वाला कौन सा है, ऊपर वाला जो कि कांस्टेंट है। 1500 पे भी 6000 लग रहा था और 2000 पे भी 6000 लग रहा था, तो ये फिक्स है ना, तो फिक्स ओवरहेड कितना है, 6000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, तो सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट घटा के, वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है, मटेरियल भी, लेबर भी, वेरिएबल ओवरहेड भी। क्या ये है 8 रुपया कंट्रीब्यूशन? नहीं, 8 रुपया कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों, बताओ बताओ। क्योंकि यहाँ मटेरियल तो घटा है, लेबर भी घटा है, पर वेरिएबल ओवरहेड अभी नहीं घटा है, घटाना है ना। तो ये 8 रुपए में अभी वेरिएबल ओवरहेड नहीं घटा है, इसमें से वेरिएबल ओवरहेड घटाना है। वेरिएबल ओवरहेड कितना है, 2 रुपीज पर यूनिट, तो 2 घटा दोगे 8 में से 2, तो ये आ जाएगा 6। ये है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो तो 1000 आएगा, ब्रेक इवन। ठीक, चलो एक ये क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो बताया था आपको फर्स्ट पेज पे, सेम यही क्वेश्चन है, पर उसमें सिर्फ 1 नंबर पार्ट पूछा था कि बीईपी बताइए, कैश बीईपी बताइए। पर ये रियल में एग्जामिनेशन का आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने कहाँ से ये पढ़ा रहा हूँ आपको, ये पढ़ा रहा हूँ एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन, मतलब न्यू कोर्स में नहीं, ओल्ड कोर्स में आया हुआ या फिर आरटीपी में आया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था रियल में एग्जामिनेशन में, जिसमें पीबी रेशियो भी पूछा था। ये तो आप निकाल चुके, पीबी रेशियो वेरी सिंपल, कैसे निकलता है बताओ, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल प्राइस कर दोगे पर यूनिट, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल प्राइस। कंट्रीब्यूशन ऊपर 20 रुपया आया था, अगर आपको याद ना हो तो, सेल 37.5 है, इंटू 100। आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 1। तीसरे नंबर में बोलता है कितना यूनिट बेचना पड़ेगा ईबीआईटी अर्न करने के लिए, 2.5 लाख। डिजायर प्रॉफिट अगर दिया हो तो कैसे करते हैं, डिजायर प्रॉफिट में इतना कमाना है, फिक्स कॉस्ट जोड़ दो। फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट है टोटल 35 लाख, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो, वो कितना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 20, तो ये आ जाएगा सेल्स यूनिट। ठीक है, अगले में बोलता है इसमें भी सेल्स निकालना है, लेकिन ईबीआईटी नहीं दिया है, इसमें दिया है पैट, ये भी दिया है। तो बताओ ये प्रॉफिट लेंगे कि नहीं लेंगे, एक बात बताओ मेरे को। मान लो आप 100 रुपया कमाते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपकी रेवेन्यू है, प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, सॉरी, आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपया है, और गवर्नमेंट का टैक्स है 30%, तो नेट में आपके पास कितना आएगा, 70 रुपया, जिसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं। 70 रुपया कमाने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपको पता है बिफोर टैक्स मतलब अपनी प्रोडक्ट को बेच के कितना रुपया प्रॉफिट कमानी पड़ेगी, 100 रुपया। तो आपको जब पूछेगा कि 70 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल्स अचीव करना है, तो उसमें 70 रुपया प्रॉफिट नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि 70 रुपया तो नेट प्रॉफिट लेना है, अभी सरकार को भी तो देना है, उसके लिए तो 100 रुपया कमाना पड़ेगा ना, यानी कि बिफोर टैक्स अर्निंग देखनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे तो टैक्स घटा हुआ है, तो पहले इसको बिफोर टैक्स करोगे, कैसे, 2.5 लाख है, टैक्स अगर 40% है तो ये 60% होगा, टैक्स घटने के बाद रिमेनिंग
इंटू 100 करोगे तो बिफोर टैक्स हो जाएगा। यस, बिफोर टैक्स जब प्रॉफिट आ जाएगा तो प्रॉफिट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, बताओ कैसे निकलेगा? सेल्स। तो सेल्स निकलेगा, जो भी डिजायर प्रॉफिट है जितना आपको कमाना है उसमें फिक्स कॉस्ट जोड़ दीजिए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि हमारे क्वेश्चन में 20 रुपीज है डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, इसमें सिंपल ये थर्ड नंबर ही कंसेप्ट था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टैक्स रेट दिया तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट ले आके आपको जोड़ना है। क्यों? क्योंकि बिफोर टैक्स उतना कमाओगे तभी तो टैक्स काटने के बाद 2.5 लाख रुपया नेट में कमाओगे, है ना। चलो अगला है, कुछ कुछ क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, एकदम सिस्टमेटिक क्वेश्चन है, बुक में, ये बुक में डाल दूंगा टेलीग्राम पे। चलो कॉस्ट इन डिफरेंस, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉस्ट इन डिफरेंस। ठीक है, कॉस्ट इन डिफरेंस का मतलब होता है, मान लो दो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, प्रोडक्शन अल्टरनेटिव। ठीक, एक में वेरिएबल कॉस्ट लगता है 4, एक में 2, और फिक्स कॉस्ट लगता है एक में 1 लाख और दूसरे में लगता है 2 लाख। कॉस्ट इन डिफरेंस का मतलब है ऐसा लेवल, कॉस्ट इन डिफरेंस का मतलब है ऐसा लेवल जहां पे टोटल कॉस्ट, चाहे इस अल्टरनेटिव से बनाओ या फर्स्ट अल्टरनेटिव से बनाओ या सेकेंड अल्टरनेटिव से बनाओ, टोटल कॉस्ट सेम आए। कॉस्ट इन डिफरेंस का मतलब है दैट लेवल ऑफ सेल, वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल जहां पे टोटल कॉस्ट, वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन जहां पे टोटल कॉस्ट चाहे इससे बनाओ या इससे बनाओ सेम सेम आए। ठीक, यही मैंने, अगर आप नोट्स के वाले उसमें देखोगे, जैसे कि आ जाएगा, अगर थ्योरी में देखो, जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना वैसे ही थ्योरी बन रखा है, सेम यही एग्जांपल दिया है मैंने। और क्या लिखा है यहाँ पे कि टोटल कॉस्ट इज सेम इन टू अल्टरनेटिव, दो से ज्यादा भी अल्टरनेटिव का, अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको, ज्यादा ज्यादा अल्टरनेटिव का सीए फाइनल में आता है, पर यहाँ पे तो आपको सिंपल सा आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट इन डिफरेंस निकालते कैसे? चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कॉस्ट इन डिफरेंस आ जाएगा। चेंज इन फिक्स कॉस्ट देखो, 2 लाख में से 1 लाख घटाओगे तो 1 लाख बचेगा ऊपर। चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, अब जरूरी नहीं इसमें से ये घटाओ, नहीं तो निगेटिव हो जाएगा। चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट लेना है एब्सोल्यूट चेंज, मतलब पॉजिटिव चेंज। 4 में से 2 घटाओ, 2 आएगा, 50,000 आया। 50,000 ऐसा यूनिट है जहां पे 50,000 ऐसा यूनिट है जहां पे आप अल्टरनेटिव 1 से गुड्स बनाओ या अल्टरनेटिव 2 से गुड्स बनाओ, टोटल कॉस्ट सेम आना है। देख लेते हैं, 50,000 अगर बनाओगे तो अल्टरनेटिव 1 में क्या लगेगा? 50,000 इंटू 4, 2 लाख प्लस 1, 3 लाख, टोटल कॉस्ट 3 लाख आएगा। अल्टरनेटिव 2 में 50,000 इंटू 2 कितना हो गया? 1 लाख, अब प्लस 2 लाख फिक्स कॉस्ट, यहाँ भी टोटल कॉस्ट 3 लाख आ रहा है। तो 50,000 एक ऐसी यूनिट है जहां पे टोटल कॉस्ट सेम आ रहा है, किसी भी अल्टरनेटिव से बनाओ। अब देखो डिसीजन के लिए जब पूछेगा ना एग्जाम में, तो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट जितना भी आया उससे ज्यादा अगर आपकी प्रोडक्शन है तो आप वो सिलेक्ट करना जिसमें वेरिएबल कॉस्ट कम हो। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट से अगर कम आपकी प्रोडक्शन है तो आप वो सिलेक्ट करना जिसमें फिक्स कॉस्ट कम हो, यानी कि फिक्स कॉस्ट कम है यानी कि वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। इसमें वेरिएबल कॉस्ट कम है यानी कि फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा ऑब्वियसली। यानी कि 50,000 से ज्यादा प्रोडक्शन है तो आप अल्टरनेटिव 2 सिलेक्ट करोगे, इसमें वेरिएबल कॉस्ट कम है कि नहीं? क्यों ऐसा होता है? देखो, एक तो ये वो लोग अप्लाई करते हैं जिनके पास प्रोडक्शन अल्टरनेटिव हो, कि 2 या 2 से ज्यादा मेथड से वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी, जब आप इस लेवल पे टोटल कॉस्ट सेम है, कि अब वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट सेम है, तो इनिशियली पता है आपको फिक्स कॉस्ट से ज्यादा समस्या होती है, कि फिक्स कॉस्ट से रिकवर करने में दिक्कत आता है। बट एक बार फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए ना तो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा। तो जब लेवल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाओगे ना, आप ज्यादा सेल करने लगोगे, ज्यादा यूनिट प्रोडक्शन करने लगोगे, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट कम करने का, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगा ना। इसमें 2 लाख जरूर है शुरुआत में, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन बाद में ये 2 लाख तो 2 ही लाख रह जाएगा, फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना बढ़ेगा। अल्टरनेटिव 2 में फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को कम करने का, तो कम वेरिएबल कॉस्ट वाला अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे। ठीक, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट समझ में आया? चलो
पहले इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे लिखा भी है ए बी सी एक मैनुअल है, दूसरा सेमी ऑटोमेटेड है और तीसरा ऑटोमेटेड है। 3 किस्म का प्रोडक्शन अल्टरनेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिक्स कॉस्ट ए में कुछ नहीं है, ये दोनों फिक्स है, मेंटेनेंस कॉन्टैक्ट इक्विपमेंट लीज ऊपर दिया है मंथली फिक्स कॉस्ट करके, और ये वेरिएबल है। दो वेरिएबल कॉस्ट है कितना, 2,40,000। बी का बताओ 80 प्लस 60 140 वेरिएबल कॉस्ट, सी का वेरिएबल कॉस्ट 40। फिक्स कॉस्ट ए में कुछ नहीं है, बी में 30,000 है एंड सी में कितना है 1,10,000। अगर कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट निकालना हो, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट इंटरप्ट योर रिजल्ट, इंटरप्रेट योर रिजल्ट, और दूसरे में पूछ रहा है, दूसरे में बताता हूँ क्या पूछ रहा है। पहले कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट देखो, ए और बी का कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट निकालना हो तो हमने क्या सीखा कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट में, चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, है ना। फिक्स कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, 30,000 माइनस 0, 30,000 माइनस 0। चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट मैंने बोला था इससे ये मत घटाना कि इससे ये घटाओगे तब तो निगेटिव ही आ जाएगी, एब्सोल्यूट चेंज लेना है, मतलब पॉजिटिव लेना है। तो 2,40,000 में से वो घटा दो, 100 आएगा, तो 300 यूनिट्स आ गए। ये ए और बी का कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट है, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। वैसे बी एंड सी का करोगे, चेंज इन फिक्स कॉस्ट 1,10,000 माइनस 30,000, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट 140 में से 40 घटा दोगे तो 100 आ जाएगा और निकाल लोगे। ए एंड सी का करोगे तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट 1,10 में से 0 0 1,10 ही आएगा। नीचे चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट 240 में से अगर आप 40 घटाओगे तो 200 वेरिएबल कॉस्ट आएगा। ठीक, जब आप निकाल लोगे तो 3 लेवल यहाँ पे बने, ए एंड बी का 300 यूनिट, बी एंड सी का 8 से, ए एंड सी का आ रहा है 5 से 50, तो 3 यूनिट बना लो 5 से 50, 8 से। देखो इससे कम ए सिलेक्ट करेंगे, इससे ज्यादा सी सिलेक्ट करेंगे, और इसके बीच में अगर होगा तो बी सिलेक्ट करेंगे। क्यों, देखते हैं थोड़ा सा। और देखो ए और बी में क्या है, 300 यूनिट, यानी कि इससे ज्यादा है ना तो आप बी से बनाओगे और इधर ए से बनाओगे, करेक्ट। वैसे ही बी एंड सी में, बी एंड सी में 8 से यूनिट है ना, यानी कि 8 से ज्यादा है तो आप सी से बनाओगे, 8 से कम है तो आप बी से बनाओगे। ठीक, ए एंड सी 5 से 50 यूनिट, यानी कि इससे कम में आप ए से बनाओगे, इससे ज्यादा में आप सी से बनाओगे। ठीक है, अब देखो ए यहां से एक्स्ट्रा पोर्शन जो है इससे कम अगर देखा जाए तो ये सारा एरिया ए के लिए था, और जिसमें से ये ए का प्रोडक्शन अगर ए और बी का देखोगे तो आप ऐसे सबसे बढ़िया कर दो, ये थोड़ा रफ हो गया, ऐसे कर लो। ये अगर यूनिट अगर 300 तक है तो ए 300 से लेके 800 तक है तो बी, और 800 से एबव है तो सी। अब पूछता है 600 है तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, बी, है ना। और एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज अप टू 850, अगर 850 हो जाएगा तो सी अल्टरनेटिव से बनाएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद आता है शॉट डाउन पॉइंट। शॉट डाउन पॉइंट बहुत ही आसान है। शॉट डाउन पॉइंट का मतलब होता है, यहाँ पे बता देता हूँ, शॉट डाउन का पॉइंट का फॉर्मूला होता है शॉट डाउन एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर कोई ओपनिंग के टाइम में एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट है वो भी घटाते हैं, पर ये आपके लेवल पे देगा नहीं,
एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट, तो शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आप शॉर्ट डाउन करते हैं तो कितना कॉस्ट एवॉइड हो सकता है फिक्स कॉस्ट में, कितना फिक्स कॉस्ट घट जाएगा, वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा। अभी देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जो भी शॉर्ट डाउन पॉइंट आता है, मान लो शॉर्ट डाउन पॉइंट 30,000 आया, तो इससे कम अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो शॉर्ट डाउन कर लेंगे, और इससे ज़्यादा अगर आप बना रहे हो, इससे ज़्यादा, तो कंटिन्यू कर लो, कंटिन्यू कर लो, है ना। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में पहले दो नॉर्मल मार्जिनल पे आप बना लेना, थर्ड में देखता हूँ। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 80,000 और कह रहा है एक्स लिमिटेड, सॉरी मिस्टर एक्स एस्टिमेट that even if he closed the door of his business he would incur 25,000 as an expense। 80,000 में से अगर वो बंद भी कर दिया तो उसको 25,000 तो लगेंगे, यानी कि 25,000 अनएवॉइडेबल है। 80,000 में से 25,000 अगर अनएवॉइडेबल है, लगेंगे, तो कितना है जो बंद करने की वजह से सेव हो जाएगा? 55,000। यही है एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, है ना। एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे दिखा है वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल। अगर वेरिएबल कॉस्ट दिया है 60%, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 40%, है ना। पर यूनिट निकालने की भी ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से पीबी रेशियो भी लगा सकते हो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से अगर यूनिट में रुपी आंसर आता है तो पीबी रेशियो से किस में आता है? रुपीज में। तो एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो करोगे तो शॉर्ट डाउन पॉइंट आ जाएगा रुपीज में, कि शॉर्ट डाउन इतना रुपीज का, अगर इससे कम आप प्रोडक्शन एंड सेल करते हो तो बंद कर दोगे। 55,000 डिवाइड बाई 40% कितना आएगा? 55,000 डिवाइड बाई 40%, 137,500। ठीक, तो ये था शट डाउन का सिंपल सा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, जब बताओ मान लो 80,000 होता, अब बोलता फिक्स कॉस्ट कैन बी रिड्यूस टू 20,000, तो कितना हुआ एवॉइडेबल? 60,000। वैसे 80,000 होता, बोलता फिक्स कॉस्ट कैन बी रिड्यूस बाई 50,000। अब बाई 50,000 मतलब इतने से घट जाएगा, और घट के कितना हो जाएगा? 30,000। तो बाई बोले तो ये है एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट 50,000। ठीक है, चलो शट डाउन पॉइंट आसान है, इतना बस कॉन्सेप्ट है। शट डाउन पॉइंट से कम है तो हम शट डाउन कर देंगे, या फिर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करके सेल कर सकते हैं तो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट कैलकुलेशन अंडर मार्जिनल एंड ऑब्जर्प्शन और उसका रिकॉन्सिलेशन, छोटा सा है। चलो मार्जिनल में देखो, मार्जिनल का स्टेटमेंट कैसा हमने बनाया था, सॉरी मार्जिनल का स्टेटमेंट हमने कैसा बनाया था? तो सर मार्जिनल का स्टेटमेंट हमने बनाया था, सेल्स लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और उसमें से फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो आता है प्रॉफिट, है ना। अब आपको प्रॉफिट निकालता है मार्जिनल में भी, ऑब्जर्प्शन में भी। ऑब्जर्प्शन में क्या होगा कि प्रोडक्ट कॉस्ट में सेल्स में से, ऑब्जर्प्शन में क्या होता है, सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटाते हैं, वेरिएबल फिक्स दोनों एक साथ, और लास्ट में प्रॉफिट आता है। पर मार्जिनल और ऑब्जर्प्शन का प्रॉफिट मैच नहीं करता, दो रीजन से मैच नहीं करता। अभी मैं बताऊंगा जब आपको ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ा दूंगा कि प्रॉफिट निकालने कैसे हैं, रिकॉन्सिलेशन कैसे करना है, फिर अपने आप समझ जाओगे। चलो मार्जिनल से प्रॉफिट निकालते हैं, सेल्स ले लिया, वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड सारे। अब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद रखो, देखो डायरेक्ट मटेरियल लिया, ओवरहेड, फिर फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं, लेबर डायरेक्ट लेबर, फिर फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं, लेकिन वेरिएबल वाले लेंगे शुरू में, वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ घटाने हैं ना, तो वेरिएबल लिया। एक्चुअल लेना है, कभी बजटेड दिया हो तो अंडर ओवर जो भी दिया होगा एडजस्ट करके एक्चुअल निकाल लेना, तो ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एडजस्ट कर दोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। डब्ल्यूआईपी किस पे वैल्यू होता है? ओपनिंग तो दिया होगा, क्लोजिंग इस पे वैल्यू होता है फैक्ट्री कॉस्ट पे, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि एट वेरिएबल कॉस्ट, मतलब इसमें वेरिएबल, ये ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट है वेरिएबल वाला, इसमें कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे हमने फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा, लेकिन वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड अभी नहीं जोड़ा है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आता है, वो भी सिर्फ वेरिएबल लेंगे। एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लगता है,
ठीक, अगर सेल्स यूनिट अलग दिया हो, प्रोडक्शन यूनिट दिया हो तो प्रोडक्शन यूनिट पे लोगे, अगर पर यूनिट वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया है तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। वेरिएबल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि फिक्स वाला पोर्शन अभी जोड़ा नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दो हमने लिया, लेकिन उसका सिर्फ वेरिएबल दिया। उसके बाद फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट कर दोगे, ओपनिंग क्लोजिंग वेरिएबल कॉस्ट पे क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि फिनिश गुड तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू होता है ना। मान लो 1 लाख का ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 20,000 क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स बचा है, तो 1 लाख 10 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 20,000 आप करते हो। ये खुद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो वेरिएबल पे ही वैल्यू करना है, ये मैंने लिखा है। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, ये भी वेरिएबल। फिर वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ोगे, ये सेल्स यूनिट पे लेना है, अगर सेल्स यूनिट दिया हो, पर यूनिट दिया हो तो। ठीक, तो आ जाएगा टोटल ये प्रोडक्ट कॉस्ट वेरिएबल। उसको घटा दोगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन सेल्स में से, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स घटाओगे तो प्रॉफिट आएगा। फिक्स क्या? फैक्ट्री का फिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव का और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तीनों फिक्स ओवरहेड एक्चुअल लेना है। यहीं पे थोड़ा सा एक फर्क है, जो ऑब्जर्प्शन है वहां पे सारे खर्चे वेरिएबल वाले तो लेते ही है एक्चुअल, इसमें देखो वेरिएबल भी एक्चुअल खर्चा लिया है, फिक्स भी एक्चुअल खर्चा लिया है, पर इसमें क्या होता है कि सेम इसी फॉर्मेट में करना है। कहाँ कहाँ पे चेंज है कि जहां जहां आप वेरिएबल लिए हो ना, कैसे यहाँ फिक्स नीचे लिया है, फैक्ट्री सिर्फ वेरिएबल ऊपर लिया है, वहां पे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड लोगे, वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों। यहाँ पे भी वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लोगे। यहाँ पे भी सीलिंग में वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों लोगे, प्लस फिक्स दोनों लोगे। ठीक, ये निकालते टाइम ऑब्जर्प्शन के मैंने शॉर्टकट में यहाँ बनाया है कॉस्ट शीट, अब सेम इसी फॉर्मेट में दोनों लेके लिखना। फिर जब ऊपर ही फिक्स आपने लिख लिया तो यहाँ पे फिक्स घटाने की जरूरत नहीं, सीधा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, सीधा प्रॉफिट आ जाएगा। एक चेंज है, देखो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में आप पढ़ोगे, जब मैं ओवरहेड पढ़ाऊंगा कि फैक्ट्री ओवरहेड, वैसे तो सारे ओवरहेड रिकवरी रेट पे लेना चाहिए, बट सिंस फैक्ट्री ओवरहेड बड़ा होता है और एस्टिमेट करना संभव नहीं है, तो उसको हम रिकवरी रेट पे लेते हैं, एक्चुअल नहीं। तो यानी कि जब ऑब्जर्प्शन बनाएंगे तो ये फैक्ट्री ओवरहेड है ना, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों लेना है ना, तो फिक्स वाला एक्चुअल ना लेके हम रिकवर्ड लेते हैं, रिकवरी रेट पे जो निकला होता है। ठीक, तो यहाँ पे दो वजह से चेंज आएगा, देखो एक तो वेरिएबल ऊपर, सारा वेरिएबल ओवरहेड हम एक्चुअल ले रहे थे, इसमें भी एक्चुअल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर फैक्ट्री ओवरहेड में देखो, उसमें सारे ओवरहेड फिक्स वाले भी एक्चुअल ले रहे थे, इसमें फिक्स वाले में क्या है कि फैक्ट्री रिकवरी रेट पे लेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल लेंगे। तो एक फैक्ट्री ओवरहेड ही ऐसा खर्चा है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, जो डिफरेंट है, अलग है मार्जिनल एंड ऑब्जर्प्शन में। तो एक तो इसकी वजह से फर्क पड़ गया प्रॉफिट पे, और दूसरा जब ये अलग है तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, चाहे WIP का हो या फिर फिनिश गुड्स का हो, ये भी अलग हो जाएगा, डिफरेंट होगा ना, क्योंकि वो तो टोटल कॉस्ट पे ले रहे हैं, इस पे तो टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट भी ऊपर ही, जहां पे हम ओवरहेड जोड़ रहे हैं वहां वेरिएबल फिक्स दोनों जोड़ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू में भी फर्क आ जाएगा। तो अंडर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP या फिनिश गुड्स, ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा रिकंसिलिएशन में। ठीक, देखो ऑब्जर्प्शन का प्रॉफिट जब आया ना, तो अंडर ओवर रिकवरी जो भी था फिक्स का यही जोड़ दिया मैंने या घटा दिया, एक्चुअल प्रॉफिट निकाला। अब देखो दो रीजन से चेंज हो रहा था प्रॉफिट, एक फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, WIP चाहे ओपनिंग हो या क्लोजिंग, या फिर फिनिश गुड्स का ओपनिंग या क्लोजिंग, इसकी वजह से जो चेंज हो रहा था वो तो मैं यहाँ एडजस्ट कर लिया हूँ प्रॉफिट में, तो अब कोई चेंज नहीं होगा। अब सिर्फ WIP की और फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन में होगा, अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू हुआ तो उतने से जो भी चेंज आएगा आपको रिकंसिलिएशन में दिखाना पड़ेगा। और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखो कैसे बनता है, किसी एक का प्रॉफिट उठाओ और दूसरी की प्रॉफिट में मैच करा दो, दूसरी की प्रॉफिट कैसे, किस वजह से डिफरेंस है, ये डिफरेंस एडजस्ट करके दूसरी की प्रॉफिट पे दिखा दो, तो ऑटोमेटिक रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। ठीक, अगर मार्जिनल का प्रॉफिट लेते हो तो आपको मार्जिनल की ही प्रॉफिट में चेंज करना है और ऑब्जर्प्शन के प्रॉफिट पे ले आना है। किसी भी रीजन से अगर मार्जिनल की प्रॉफिट बढ़ जाता है
तो उसको घटाओगे तो ऑब्जॉर्प्शन के बराबर होगा। किसी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की वजह से अगर ऑब्जॉर्प्शन की प्रॉफिट बढ़ जाता है तो आप मार्जिनल की प्रॉफिट को भी बढ़ाओगे और ऑब्जॉर्प्शन के बराबर ले आओगे। एक एग्जांपल देता हूं, आप मार्जिनल नहीं ऑब्जॉर्प्शन से भी शुरू करके मार्जिनल पे ले आ सकते हैं। जैसे मैंने मार्जिनल का प्रॉफिट लिया इस फॉर्मेट में, ठीक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। एक एग्जांपल, मार्जिनल का प्रॉफिट लिया है मैंने, तो मार्जिनल की ही प्रॉफिट पे छेड़खानी करूंगा क्योंकि मैंने तो मार्जिनल से शुरू किया है ना ऑब्जर्प्शन पे लाने के लिए। देखो क्लोजिंग स्टॉक ना एक रिडक्शन इन कॉस्ट का काम करता है, यानी कि आप सिंपली समझ जाओ इनकम जैसा इफेक्ट देता है आपको, और ओपनिंग स्टॉक खर्चे जैसा इफेक्ट देता है। ठीक, ओपनिंग स्टॉक खर्चा है, इस साल सेल किया होगा तो उसकी एक्सपेंस भी तो दिखानी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट भी तो दिखानी पड़ेगी। और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, रिडक्शन इन कॉस्ट, परचेज में उतना खर्चा दिख रहा है लेकिन वो आपने बेचा नहीं। ठीक, तो उसको क्लोजिंग स्टॉक आपको इनकम का इफेक्ट देता है, इनकम मान के चलो उसको सिंपल भाषा में, और ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंडिचर मान के चलो। फिर देखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि अंडर वैल्यू हो गया इनकम, इनकम का कोई आइटम अंडर वैल्यू हो गया तो मार्जिनल का प्रॉफिट गिरा होगा। अब ऑब्जर्प्शन के बराबर में ले आना है तो ऐड कर दोगे तो आ जाएगा। वैसे ही देखो मान लो चलो ये देखते हैं, अंडर वैल्यूएशन तो ओवर वैल्यूएशन नीचे आ जाएगा। वैसे ही देखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, मान लो मार्जिनल में ओवर वैल्यूएशन हो गया ओपनिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक क्या है, एक एक्सपेंडिचर है, ओवर वैल्यू होने का मतलब क्या है, मार्जिनल में ज्यादा दिख गया खर्चा तो मार्जिनल का प्रॉफिट गिरा होगा, तो आप क्या करोगे ऑब्जर्प्शन के बराबर लाने के लिए, आप एड ऑन कर दोगे। वैसे लिखा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल, मान लो क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन है मार्जिनल में, अब मार्जिनल में ओवर वैल्यूएशन बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एक इनकम जैसा है, उसका ओवर वैल्यूएशन हो गया, इनकम ज्यादा दिख गई तो मार्जिनल का प्रॉफिट तो बढ़ गया होगा। आपको ऑब्जर्प्शन के बराबर लेना है तो क्या करना है, उसको घटा देना है, तो रिड्यूस कर दिया है। ऐसे ही आप अपने हैंड्स पे प्रैक्टिस करके आराम से बना सकते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का ही एडजस्टमेंट दे सकता है, इसी वजह से सिर्फ एक प्रॉफिट में चेंज है। अब जैसा भी एडजस्टमेंट दे, चाहे ऑब्जर्प्शन में ओवर अंडर हो या मार्जिनल में ओवर अंडर हो, लॉजिक क्या है, जिसको भी आप लेके बना रहे हो, ऑब्जर्प्शन के लेके बना रहे हो तो मार्जिनल के बराबर ले आना है, बढ़ जाए तो घटा देना है, घट जाए तो बढ़ा देना है, अगर ये बढ़ रहा है तो इसको भी बढ़ा दो उसके बराबर लाने के लिए। ठीक, चलो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने दे दिया है, पर क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, अगर आप देखना चाहो तो बुक में देख सकते हो। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन है। चलो आज का लेक्चर यहीं पे मैं बंद करता हूँ।